हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने बताया था कि आज नेक्स्ट क्लास में आज लेक्चर 7 है। लेक्चर 7 में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था गॉस लॉ पढ़ने के पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में बढ़िया जानकारी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में जानकारी है ना आप लोगों के पास? तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, जो क्वांटम एक्यूमुलेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गॉस लॉ के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गॉस लॉ। तो यू आर मोस्ट वेलकम एवरी स्टूडेंट क्लास 12 माय यूट्यूब चैनल बनारस स्टडी मटेरियल। तो माय नेम इज सुनील, माय घटिया सा चैनल बनारस स्टडी मटेरियल। तो शुरू करते हैं गॉस लॉ लेक्चर नंबर 7। तो हमने बताया था गॉस लॉ आपको पढ़ने के लिए आपको क्या जाना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में क्या इसके फी से थोड़ा सा बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि कोई सरफेस होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया पास करता है सरफेस से, वही आपका उस सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है वही आपका क्या होता है? फ्लक्स होता है। मान लेते हैं कोई स्मॉल सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस जो है आपका स्मॉल है, स्मॉल सरफेस हमने कंसिडर किया है कि जो सरफेस है वो क्या है? स्मॉल है। तो जो स्मॉल सरफेस पे इस सरफेस का एरिया क्या होगा? ए होगा। इस सरफेस के एरिया, इस सरफेस पे यहाँ हम कंसिडर करते हैं सरफेस के एरिया क्या है? डी ए। मतलब इस सरफेस स्मॉल है तो इसका एरिया भी क्या होगा? स्मॉल ही होगा, डी ए। यहाँ से इसमें मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के एरिया के बीच में जो एंगल क्या है? थीटा है। तो जो सरफेस है, सरफेस जो है ऑलरेडी स्मॉल हमने कंसीडर किया है। जब कंसीडर स्मॉल किए हैं तो उसका जो सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो जो सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल मतलब छोटे पार्ट का कंसीडर किया गया है, डी फाई अगर पूरे सरफेस का फ्लक्स की बात किया जाएगा, टोटल फ्लक्स का बात, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से जो डी फाई की वैल्यू आ जाएगा, अगर वेक्टर डॉट के रूप में लिखेंगे डी ए। अगर टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या होगा? टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी फाई। मतलब पूरे सरफेस जो भी निकालेंगे स्मॉल पार्ट का उसका इंटीग्रल कर देंगे। इंटीग्रल केवल सरफेस के पार्ट का होगा, ध्यान रखिएगा, ना कि पूरे सरफेस के अंदर का। केवल जो सरफेस होगा उस सरफेस के एरिया का इंटीग्रल होगा। तो डी फाई की वैल्यू क्या है? फाई इज इक्वल टू है आपका ई डॉट डी ए। ई हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी लाइन होगा और जगह कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर हो जाएगा ई डी ए। और पूरे सरफेस का जो एरिया क्या है? ए है। हमने कंसीडर किया था उसका स्मॉल पार्ट क्या है? डी ए। पूरे सरफेस का एरिया आपका ए है, तो जो फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डॉट ए। यही सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, फाई बराबर ई ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, आज भी इसको बता दिया है कि जो टोटल सरफेस फ्लक्स, सरफेस का आपका फ्लक्स होगा ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया, यही आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा। जहाँ ई क्या होगा? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो गॉस लॉ में इसका यूज है। तो आइए देखते हैं गॉस लॉ क्या होता है। पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? देखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
through a closed surface, the net electric flux through a closed surface, क्लोज जो सरफेस रहेगा वो 3D रहेगा, 3 डायमेंशनल, ना कि 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल is 1/epsilon times the net charge enclosed by the surface। ये उसका स्टेटमेंट है गॉस लॉ का कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सर्किट आपका क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, अच्छा बंद रहेगा। जो 3 डायमेंशन में होगा उस पे जो चार्ज रहेगा उस चार्ज का 1/epsilon टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्लूड बाय द सरफेस। जो भी सरफेस से बाहर निकलेगा चार्ज, उस सरफेस पे जो चार्ज रहेगा उसके अंदर उसका 1/epsilon चार्ज निकलेगा क्लोज पर। इसका मतलब कि ये जो कंडीशन होगा किस पे अप्लाई होगा, आपका क्यूब पर अप्लाई हो सकता है, कोन पर अप्लाई हो सकता है, स्फीयर पर अप्लाई हो सकता है और सिलेंडर पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने बता दिया क्यूब पर होगा, कोन पर होगा, स्फीयर पर होगा, सिलेंडर पर, मतलब एक 3 डायमेंशनल में इंडिकेट करेगा। इसका मतलब जो स्टेटमेंट कर रहा है, इस स्टेटमेंट के आधार पर अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो जो फाई होगा वो क्लोज्ड सरफेस के लिए होगा, क्लोज्ड सरफेस के लिए होगा, और जो उसका चार्ज होगा क्यू नेट इनसाइड चार्ज अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये इसका स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। सर्किट आपका क्लोज रहेगा, उसका जो स्टेटमेंट आपका होगा सर्किट इनक्लोज का फ्लक्स की वैल्यू होगा उस नेट जो इनसाइड में नेट चार्ज है उसका 1/9 गुना होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। इसको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में लिखेंगे तो सर्किट आपका क्लोज है, तो सर्किट जब क्लोज है तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल, ये आपका इंडिकेट करता है क्लोज EDA। ये गॉस ए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में इंडिकेट कर रहा है। क्लोज इंटीग्रल EDA, जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, D उस सरफेस का एरिया होगा, इस सरफेस का एरिया का बहुत छोटा भाग होगा, ये आपका वेक्टर फॉर्मूला रहेगा। तो ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। अब इस गॉस लॉ के स्टेटमेंट को हम प्रूफ करके बताएंगे कि जो इन्होंने कहा है वो सही है या गलत। तो ये इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, इसके बाद इसको प्रूफ करके बता रहे हैं। देखिए गॉस लॉ को प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सपोज करेंगे कोई स्फीयर है, मान लेते हैं स्फीयर है, इससे स्फीयर के इनसाइड सेंटर पर +q चार्ज है और इस स्फीयर की रेडियस आपका है r है, ठीक है, इसका रेडियस r है। हमको इसके सरफेस, ये आपका जो स्फीयर है पूरी तरह से क्या है, क्लोज्ड है, ये आपका स्फीयर है। तो लिखेंगे लेट ए स्फीयर ऑफ सेंटर चार्ज +q रेडियस r, लिख लीजिए लेट ए स्फीयर ऑफ सेंटर O विथ चार्ज +q एंड रेडियस r। इस स्फीयर का इतना है,
हम इसको इस स्फीयर के सरफेस का एरिया पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इस सरफेस पूरी का हम सरफेस निकाल नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, सरफेस का छोटे छोटे पार्ट में कंसीडर करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में कंसीडर करेंगे। लिख लीजिए, लेट ए स्फीयर ऑफ सेंटर O with charge plus Q and radius capital R। प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस स्फीयर को हम कब के हमको सरफेस पे एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, सरफेस पे एरिया निकालने के लिए छोटे छोटे पार्ट का कोई सरफेस पे स्फीयर कंसीडर करेंगे, छोटा सरफेस यहाँ पर कंसीडर करते हैं, यहाँ पर कंसीडर करेंगे, यहाँ पर मतलब पूरे पार्ट में छोटा छोटा पार्ट कंसीडर करेंगे। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो इसका एरिया होगा आपका क्या होगा, छोटा है तो इस सरफेस का छोटा एरिया क्या होगा, DA। इस सरफेस का परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो क्या होगा, DA। इस पे भी जो परपेंडिकुलर एरिया होगा DA, इस पे जो परपेंडिकुलर एरिया होगा DA, इस पे जो परपेंडिकुलर एरिया होगा DA, और इस पे भी जो परपेंडिकुलर एरिया होगा DA। अब क्या करते हैं, यहाँ से सेंटर से कहीं भी लाइन ड्रा करेंगे, वो उसका क्या होगा, रेडियस होगा, क्योंकि स्फीयर है तो इसका रेडियस हर जगह क्या होगा, समान होगा, ए रेडियस। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही होगा। स्फीयर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका भी क्या होगा, क्योंकि ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू, तो जो प्लस क्यू में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम दैट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर जो वेक्टर स्मॉल सरफेस का एरिया बनेगा उसके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। हर जगह वही कंडीशन होगा, मतलब हर जगह एंगल क्या होगा, थीटा बराबर 0। जब थीटा एंगल 0 होगा तो इस सरफेस का जो एरिया है DA है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, EA है। तो इसका जो आपका स्मॉल फ्लक्स होगा, इसका एक पार्ट का स्मॉल फ्लक्स d फाई इक्वल टू क्या होगा, EBA cos 0 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू A। तो यहाँ से d फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, EBA, ठीक, यहाँ से निकल गया EDA। अब क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स हमको निकालना है, टोटल फ्लक्स मतलब हर फ्लक्स पर, यहाँ पर EDA, यहाँ पर EDA, यहाँ पर EDA, यहाँ पर हर जगह जो फ्लक्स आएगा d फाई इक्वल टू EDA हर जगह आ जाएगा। तो अब हम क्या कर देते हैं, टोटल फ्लक्स के लिए, टोटल फ्लक्स अगर फाई हो तो फाई बराबर क्या होगा, पूरे जो सरफेस है उसका क्लोज इंटीग्रल EDA d फाई, मतलब जो भी अगर टोटल फ्लक्स फाई है तो जो स्मॉल सरफेस का फ्लक्स निकाले हैं पूरे का क्या कर देंगे, होल इंटीग्रल। सरफेस का केवल इंटीग्रेशन होगा, ध्यान रखिएगा, ये जो सरफेस है सरफेस पे इंटीग्रेशन होगा, ना कि सरफेस के अंदर, केवल जो कंसीडर किया है हमने उस सरफेस का इंटीग्रेशन होगा। तो इस सरफेस के इंटीग्रेशन के लिए अगर टोटल फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर फाई d फाई क्लोज इंटीग्रल d फाई a। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल चुका है, क्या हो जाएगा, फाई जो वैल्यू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल EDA। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, तो फाई इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल DA।
यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, हर जगह कांस्टेंट है, इसलिए सरफेस से बाहर निकल गया। अब जो क्लोज इंटीग्रल डीए है, क्लोज इंटीग्रल डीए, इस सरफेस का पूरा एरिया क्या होगा, ए, क्योंकि उस सरफेस की पूरी एरिया क्या है, ए। उसी ए को हम कई पार्ट में क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। तो इस सरफेस का पूरा एरिया ए होगा और इस स्फीयर के एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर उसकी रेडियस है। अब हमने इसकी पहले प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था, बट वी नो दैट, आई होप मुझे ऐसा है आप जानते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर चार्ज Q है, वहाँ से डिस्टेंस R H जो भी, तो यहाँ पर R डिस्टेंस है, चार्ज क्या है Q अपॉन के R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वैल्यू दोनों को रख दीजिए, तो रखने के बाद आपका क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन के R स्क्वायर। इस क्लोज इंटरवल की वैल्यू ए या 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, पाई इज इक्वल टू Q अपॉन के एप्सिलॉन 9। यही गॉस लॉ का स्टेटमेंट था, यहाँ तक हम पहुँच गए। इसका मतलब जो गॉस ने बताया था वो सही बताया था, नोट करिए। तो जो चार्ज होगा क्या होगा, इनसाइड द नेट चार्ज, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, Q इनसाइड नेट चार्ज, जो भी रहेगा उसका एप्सिलॉन नॉट। दोनों स्टेटमेंट सही है। जो Q चार्ज है इनसाइड नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से ये गॉस लॉ प्रूफ हो गया आपका। तो फिर से देख लीजिए क्या करेंगे, कोई स्फीयर कंसीडर करेंगे, स्फीयर की रेडियस r है, उसके सेंटर प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज से हमने कि सरफेस पे स्मॉल सरफेस का एरिया कंसीडर किया है, सरफेस, तो उस सरफेस का एरिया क्या है डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसी डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस Q जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अवे फ्रॉम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा उसके बीच में 0 डिग्री है, हर जगह वही कंडीशन होगा। तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स उस सरफेस का जो फ्लक्स होगा डी फाई होगा, क्योंकि छोटा पार्ट कंसिडर किए हैं, ईडीए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो डी फाई इक्वल टू ईडीए, हर जगह सरफेस पर डी फाई इक्वल टू ईडीए, डी फाई इक्वल टू ईडीए, हर सरफेस पे जितना भी कंसिडर किए हैं यही वैल्यू आएगा। अब क्या टोटल फ्लक्स फाई हो, तो जो टोटल फ्लक्स फाई है उस स्मॉल फ्लक्स का क्या होगा होल इंटीग्रल, और जो इंटीग्रल होगा केवल सरफेस के लिए होगा, ना कि सरफेस के अंदर, केवल सरफेस पर जो कंसिडर किया गया उसी का होगा। तो डी फाई इक्वल टू ईडीए, टोटल फ्लक्स इक्वल फाई, तो डी फाई की वैल्यू यहाँ पर एरियल है, क्योंकि सरफेस क्या है क्लोज है, तो इसलिए क्लोज इंटीग्रल का इंटीग्रेशन लगाया गया है। ई हर जगह कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ई बाहर निकल गया, क्लोज इंटीग्रल दिए। अब ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी, बट आई हो प्रीवियस लेक्चर वी नो दैट ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, वहाँ पर Q चार्ज है आपका, चार्ज से दूरी x होता था r, जो दूरी होगी वही उसी का स्क्वायर हो जाता था। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और जो सरफेस है क्लोज है, तो पूरे जो एरिया होगा स्मॉल डी छोटा कंसीडर किया था, उस पूरे सरफेस का जो एरिया होगा क्या होगा ए होगा, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर उसका रेडियस है। सबकी वैल्यू यहाँ पर रख दी है, रखने के बाद सब कट जाएगा, कटने के बाद यही आपका बचेगा पाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मतलब जो नेट उसके सेंटर इनसाइड चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो चार्ज क्या होगा बाहर निकलेगा। यही गॉस का स्टेटमेंट था, नोट कर लीजिए। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो गॉस ने बताया था
क्या क्या कैसे कैसे होता है वो बता रहे हैं। देखिए गॉस लॉ में आगे उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है कि जो उसमें फ्लक्स की बात होती है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो Q होता है, Q केवल आपका ओनली इनसाइड द चार्ज है। Q आपका डिपेंड करेगा ओनली इनसाइड द चार्ज। दूसरा पॉइंट है इसका कि जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है वो शेप और साइज पर नहीं डिपेंड करता है। जैसे कि साइज और शेप क्लोज्ड सरफेस do not affect नेट फ्लक्स। इसका मतलब ये साइज और शेप पर क्लोज सरफेस नहीं डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कोई क्यूब है, ये आपका क्यूब है। अगर इस क्यूब में अगर यहाँ पर इसके सेंटर इनसाइड में चार्ज क्यू है तो जो इसमें फ्लक्स की बात होगी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्यूब है। अगर मान लेते हैं कोई सिलेंडर ले लेते हैं, ये आपका क्या है, सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में अगर चार्ज क्यू है, अगर इसमें फ्लक्स की बात करेंगे तो इसमें भी जो फ्लक्स होगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। कौन ले लीजिए, कौन में भी अगर आप बात करेंगे फ्लक्स की बात, फाई नेट की बात, तो इसमें भी आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मतलब कि जो गॉस लॉ है वो आपका शेप और साइज पर नहीं डिपेंड करता, उसमें भी जो चार्जेज रहेगा उसका स्टेटमेंट क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ओनली इनसाइड द चार्ज। चार्ज जो भी होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा, शेप और साइज पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये इसका सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला कि द सर्फेस ऑन द होल inside charge is algebraic सम। मतलब जो भी चार्ज रहेगा उसको क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे। जैसे कोई सरफेस है, मान लेते हैं इसमें आपका चार्ज है यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3। इसमें जो नेट फ्लक्स की बात होगी यहाँ पर Q4 है बाहर, तो जो नेट फ्लक्स होगा Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन के एप्सिलॉन 0। Q4 को यहाँ मिलेगी क्योंकि वो आउटसाइड है, बाहर है। हमने केवल इनसाइड की बात किया था, अंदर की बात, बाहर का नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में क्या होगा, E। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो अंदर भी होगा उसके भी होगा और बाहर भी होगा। लेकिन जब चार्ज की बात होगा तो चार्ज केवल क्या होगा, अंदर की कंडीशन में सुटेबल होता है, क्योंकि ये उनका स्टेटमेंट है। तो फाइनली Q1 प्लस Q4। अगर कोई डायपोल ले लेते हैं, डायपोल में फ्लक्स की बात करते हैं, ये डायपोल है।
तो डाइपोल में जब फ्लक्स की बात किया जाएगा तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल में टू चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एंड अपोजिट, टू चार्जेस एंड अपोजिट, टू स्मॉल चार्ज एंड अपोजिट होता है। एक प्लस क्यू होता है, दूसरा माइनस क्यू, दोनों का ऐड कर देंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन के जीरो, ये जीरो आ जाएगा। तो डाइपोल जो होगा, डाइपोल की कंडीशन में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा, जो चार्जेस की बात होगा इनसाइड द क्लोज सरफेस, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाएगा तो आउटसाइड में भी होगा। जैसे मान लेते हैं कोई सरफेस कंसीडर करते हैं ऐसे, ये चार्ज आपका यहाँ पर क्यों है, यहाँ से चार्ज क्यू से पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है। तो अगर इसमें फ्लक्स की बात किया जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि इनसाइड का है। अगर इसमें चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस के अंदर से भी जाएगी और बाहर से भी जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर पूरे की जगह होगा। लेकिन जो चार्ज की बात होगा वो केवल इनसाइड, सरफेस के इनसाइड की बात होगा। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं। उसी में देखिए, अगर ये क्यूब है, क्यूब में अगर एक सरफेस, कोई भी एक सरफेस से रीड कर देते हैं, इसमें 6 फेस रहेंगे। अगर एक फेस से अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे, इसमें एक फेस से, किसी भी फेस से, या ईच फेस कर देते हैं, ईच फेस, तो हो जाएगा Q अपॉन के 6 एप्सिलॉन 0, क्योंकि उसमें 6 फेस होता है, जो 6 फेस का निकलेगा उसका 1/6 एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल निकलेगा। तो ये किसी भी फेस से निकालेंगे Q के लिए, तो उसका जो फेस का फ्लक्स होगा Q/6 एप्सिलॉन 0। अब मान लेते हैं कोई हेमिस्फीयर है, स्फीयर है ऐसे, इसमें 4000 का क्यूब है, इसका एक एलिमेंट्री पार्ट करेंगे ऐसे कंसीडर। तो अगर स्फीयर की बात किया जाएगा तो इसमें जो इसका फ्लक्स होगा आपका क्या होगा, Q/एप्सिलॉन 0। अगर इसके आधा की बात किया जाएगा, आधा स्फीयर की, आधा हेमिस्फीयर, फ्लक्स की बात किया जाएगा तो Q/2 एप्सिलॉन 0, मतलब उसका आधा पार्ट निकलेगा। अगर सिलेंडर के ले लेंगे तो पूरा सिलेंडर से आधा पार्ट कर देंगे तो उसका अपन आधा, मतलब जो भी स्फीयर रहेगा उसका आधा पार्ट अगर काटेंगे तो उसका 1/2 हो जाएगा। अगर क्यूब है तो जो 6 फेस है तो 6 हो जाएगा, 2 पार्ट है, 2 पार्ट का आधा निकलेगा तो 1/2, 3 पार्ट है तो 1/3 हो जाएगा। जो भी पार्ट रहेगा उसका 1/2 नीचे आ जाएगा, उसका चार्ज जो भी रहेगा Q पर एप्सिलॉन, जितना उतना एप्सिलॉन मल्टीपल होगा। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आगे है आपके सिलेबस में, एक ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि जो गॉस लॉ होता है वो अप्लीकेबल हर जगह है या यूजफुल है कि नहीं, उन्होंने इस पर कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो उसके आधार पर हम बता रहे हैं, ग्रिफिन के आधार पर। आपके सिलेबस में नहीं लेकिन बता देते हैं, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, बता रहे हैं आगे। तो देखिए आगे हमने जो बताया था, ग्रिफिन साइंटिस्ट ने गॉस लॉ के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उनका भी देख लीजिए। ग्रिफिन सारे राइटर हैं, ग्रिफिन साइंटिस्ट, इन्होंने पहला पॉइंट बोला है गॉस लॉ के ऊपर अपना स्टेटमेंट के आधार पर। उन्होंने पहला पॉइंट दिया कि द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस या कंडीशन should be symmetric about charge distribution।
अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो भी सरफेस दिया जाएगा उसका एक गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक कंसिडर करेंगे। इनका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड must be symmetric, equal, या तो इक्वल होगा या तो कांस्टेंट होगा या तो सेम होगा एट आर पॉइंट of the Gaussian surface। मुझे कहने का मतलब कि द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हर जगह या तो इक्वल होगा या तो कांस्टेंट होगा या तो सेम, जो भी सरफेस पे कंसीडर किया जाएगा हर जगह सेम होगा। ये उनका कंसीडर स्टेटमेंट है। या एल्स वाइज also God's law valid but not useful। मतलब उनके कहने का मतलब कि जो गॉस लॉ है वो तो वैलिड है लेकिन यूजफुल नहीं है। पहले ही उन्होंने बताया है गॉस law always applicable but not always useful। मतलब साइंटिस्ट ग्रिफिन ने बताया था गॉस लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल है बट यूज हर जगह नहीं कर सकता है। ऑलवेज हम हमेशा हर जगह यूजफुल नहीं हो सकता है। तो ये इनका दूसरा स्टेटमेंट था। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है अपना कि द थीटा इज द एंगल बिटवीन electric field and area vector must be same at all points। all points of the surface। इसका मतलब थीटा बराबर या तो 0 डिग्री होगा और थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। इसका मतलब जो थीटा होगा और थीटा होगा एंगल किसके बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होगा और वो हर जगह सेम होगा। या तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा 90 डिग्री होगा लेकिन हर जगह सेम होगा। ऑल द सरफेस, केवल सरफेस की बात हो रहा है, सरफेस के पॉइंट पर। अगला पॉइंट है गॉसियन सरफेस मस्ट बी नॉट cos through any point charge। ये उनका स्टेटमेंट है। जैसे देख लीजिए पहला है द गॉसियन सरफेस। उन्होंने अपना स्टेटमेंट पहले ही दिया था कि गॉस लॉ ऑलवेज अप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। एप्लीकेबल है लेकिन यूजफुल नहीं है। पहला स्टेटमेंट उनका द गॉसियन सरफेस कंडीशन शुड बी सिमेट्रिक
अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस पॉइंट पे एक सिमेट्रिक कंसिडर किया जाएगा। अगला द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक, या तो इक्वल होगा, या तो कांस्टेंट होगा, या तो सेम होगा हर सरफेस पर। अगला पॉइंट था एंगल जो थीटा होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हर जगह सेम होगा। अगला गॉसियन सरफेस मस्ट बी नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट ऑफ चार्ज, वहाँ से कोई पॉइंट ऑफ चार्ज नहीं पास करता है। तो ये उनका स्टेटमेंट था। अब इसके मान लेते हैं कोई सिलेंडर है आपका, इसके एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है, क्वेश्चन है ये आपका सिलेंडर, इसके चार्ज क्यू है, सिलेंडर का लेंथ हमको L दिया हुआ है। हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस सेमी सिलेंडर। हमको निकालना है कि सिलेंडर का सेमी सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखिए सेमी सिलेंडर का मतलब क्या होगा, इसका लेंथ L/2 है। अब क्या करते हैं, ये सिलेंडर मान लीजिए है, इसका चार्ज यहाँ पे Q है, इसके ऊपर ही गॉसियन सरफेस एलिमेंट्री कंसीडर करेंगे। यहाँ पर भी चार्ज, इस पूरी की लेंथ L/2, इसकी भी L/2, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा सिलेंडर का L। अब यहाँ से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर डायरेक्शन में होगा, यहाँ से जो एरिया वेक्टर होगा वो हर जगह होगा। तो इसका मतलब जो सेमी सिलेंडर का जो एरिया होगा ये दो पार्ट में होगा, ए दोनों को मिला के एक पार्ट बनाया जाता है। तो इसका जो नेट फ्लक्स होगा फाई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन 0। इसी तरह इसके पहले जो हमने बताया था स्फीयर का, उसमें भी गॉसियन सरफेस कंसीडर किया गया था। इसका चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर जगह से निकलना चाहेगा गॉसियन सरफेस से। तो इसमें भी जो हमने लिखा था फाई हेमिस्फीयर में सेमी स्फीयर होगा, सेमी स्फीयर। इसमें भी जो फ्लक्स होगा आपका Q/2 एप्सिलॉन 0। तो इसमें एलिमेंट्री कंसीडर किया जाएगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट कंसीडर किया गया है, इमेजिनरी, या इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जो इमेजिनरी कंसीडर किया जाएगा उसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इस सरफेस से काटा जाता है, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से जो नेट फ्लक्स होगा Q/2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि सेमी सिलेंडर की बात किया था। तो इस तरह से ग्रिफिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आपका किसी भी बॉडी का फ्लक्स निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। तो ये उसी में आगे गॉस लॉ में एक कोन लेते हैं, कोन का हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोन है डिस्क या रिंग जो भी कह लीजिए, कोन डिस्क रिंग, इसका हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इसके लिए पहले क्या करेंगे, एक डिस्क बनाएंगे, ये आपका डिस्क है, इसका सेंटर मान लेते हैं O से x डिस्टेंस पर कोई इसमें चार्जेज है, यहाँ वो पॉइंट है, O से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज Q है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। ये जो डिस्क है इसकी रेडियस है आपकी कैपिटल R।
हमको यहाँ पर निकालना है फ्लक्स की वैल्यू इस सरफेस पे। तो इस सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। तो कंसिडर करने के लिए क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस में एक एलिमेंट्री पार्ट आपका कंसिडर करते हैं ऐसे। एक गॉसियन सरफेस एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर करें जिसकी रेडियस क्या है r और जो इसकी विड्थ है मोटाई वो आपका dr है। अब देखिए जब यहाँ पर क्या करते हैं, एक एलिमेंट इस सरफेस पर पार्ट काटते हैं तो इस सरफेस की जो परपेंडिकुलर होगा आपका इसकी विड्थ है आपका dr मोटाई, ए आपका एरिया इसका क्या है dA। अब आपको इसके पहले मैं बता था जो सरफेस का एरिया होता है परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर इसको एलिमेंट्री पार्ट को इससे मिला लेते हैं, मान लेते हैं ए इसके बीच का एंगल क्या है अल्फा। अब देखिए ए आपका r है, ए आपका x, तो ए आपकी वैल्यू क्या होगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसके बीच का जब एंगल अल्फा है तो ए भी एंगल क्या होगा अल्फा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल अल्फा है, जब ए एंगल अल्फा है तो ए भी एंगल अल्फा होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, इसको मिला देंगे। विड्थ इसकी जो एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर की उसकी विड्थ क्या है dr है मोटाई। तो पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, लेट ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज प्लस Q फ्रॉम द सेंटर विथ डिस्टेंस x। तो उस पे फ्लक्स की जब बात करेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा EdA, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और dA। अब क्या करते हैं, इसी सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी चार्ज Q से यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ये जो आपका डिस्क है। अब क्या करते हैं, जो एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किए हैं लिखेंगे सपोज दैट disk on the elementary suppose that disk on the elementary ring कहिए जाए रेडियस, डिस्क है रिंग रेडियस स्मॉल r विथ या उसी को बोलते हैं थिकनेस, उसकी जो मोटाई है वो dr है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स of a elementary ring, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एलिमेंट्री रिंग्स। अब देखिए जब यहाँ पर स्मॉल एरिया dA कंसिडर किया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E है, तो उसका जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका क्या होगा d फाई इज इक्वल टू क्या होगा dA cos अल्फा, क्योंकि उसके बीच का एंगल जो है अल्फा है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, dA इसके बीच का एंगल अल्फा है, d फाई इज इक्वल टू dA cos अल्फा। इतना नोट करिए, इसके बाद बता रहे, तब तक इंगित डाल लेते हैं।
गया एलिमेंट्री रिंग्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एलिमेंट्री रिंग्स डी फाई इक्वल टू पी डी ए कॉस एल्फा। तो इतना हो जाएगा। अब इसमें देखिए फिगर में देखिएगा ध्यान से। अब क्या करते हैं आई बट वी नो दैट आई होप मुझे ऐसा है कि आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू है। अब यहाँ सरफेस का एरिया ई है और ए अल्फा है। तो यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ से इसका स्फीयर की जो पूरी रेडियस क्या थी कैपिटल आर। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x² + r²। ये रूट में है, इसका होल स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। x² + r² रूट में है, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल गया। अब dA इसका एरिया भी निकाल लीजिए। देखिए जो रॉड को मान लेते हैं लंबा भी कर देते हैं ऐसे, जो एलिमेंट्री पार्ट्स कंसीडर किए हैं। तो ऐसे हो जाएगा उसका जो सरकमफ्रेंस होगा 2πr। जो रिंग है उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr, क्योंकि रेडियस r है और उसकी जो लंबाई है dr। तो इसका जो एरिया होगा dr = l × b लेंथ × b। लेंथ क्या है 2πr ब्रेथ आपका dr। तो जो एलिमेंट्री पार्ट की एरिया हो जाएगी 2πr × dr। और cos अल्फा की वैल्यू इसमें देखिए फिगर में cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन के हाइपोटेनियस। बेस आपका x है, हाइपोटेनियस क्या है x² + r²। अब क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E एरिया वेक्टर dA cos अल्फा की वैल्यू सबको क्या कर देंगे यहाँ पर रखेंगे। ए स्मॉल उसका फ्लक्स निकलेगा, छोटा फ्लक्स, इसको कर देते हैं स्टार। तो लिख देंगे पुटिंग दिस वैल्यूज E dA एंड cos अल्फा इन इक्वेशन स्टार V है। क्या होगा तब क्या हो जाएगा आपका d फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन x² + r²। dA की वैल्यू एरिया वेक्टर 2πr dr। cos अल्फा की वैल्यू x अपॉन x² + r² के पावर 1/2। सबको एक साथ मिला के लिख दीजिए। यहाँ से 2π से पाई कैंसिल, 2 से 100 काटेंगे 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका q x r dr अपॉन की 2/0 x² + r² के पावर 3/2। ये उस सरफेस का छोटा फ्लक्स निकलेगा, लेकिन हमको निकालना है टोटल फ्लक्स। तो छोटा सा फ्लक्स निकल गया, इतना नोट करिए। इसके बाद टोटल फ्लक्स बता रहे हैं, इसको इरेज कर देना। देखिए अब इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। आप लिखेंगे अब आगे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द डिस्क। क्या होगा अगर फाई हो तो क्या करेंगे, उसी को क्या कर देंगे, जो एलिमेंट्री पार्ट निकाले उसी का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इसी पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक करेंगे। जो r की वैल्यू होगा मिनिमम क्या होगा
सेंटर का r बराबर 0 होगा और बाहर कहाँ तक जाएगा, r बराबर r तक। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 0 से r तक। इसका मतलब फाई इक्वल टू हो जाएगा 0 से r डी फाई। अब डी फाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू 0 से r क्यू एक्स आर डी आर अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जिसमें आपका है 2 और साइलेंस क्यू एक्स आर डी आर अपॉन 2 और साइलेंस 0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब इसमें देखिए x वैलिड नहीं है, ये वैलिड आपका क्या है, r तो वैलिड है, तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन की 2 और साइलेंस 0 0 से r डी आर अपॉन की एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसी को इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसके लिए इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें सपोज कर लेते हैं इसके वैल्यू, लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। x कांस्टेंट है, जब x कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब r dr की जगह क्या लिखेंगे, t dt। अब देखिए r dr की जगह t dt लिखेंगे। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल 3/2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या, क्यू एक्स अपॉन की 2 और साइलेंस 0 से आर डी आर की जगह टी डी टी। इसके जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है कट के हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू हो जाएगी अगले स्टेप में हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन 2 और साइलेंस 0 इंटीग्रेशन 0 से r टी डी टी अपॉन के t के पावर 3, t से t एक कैंसिल होगा। नोट करिए इतना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, फाइव इक्वल टू है क्यू एक्स अपॉन के 2 और साइलेंस 0 से r, t से t काटेंगे नीचे क्या होगा, 1/t स्क्वायर बचेगा dt। ऊपर ले जाइए इसको, क्यू एक्स अपॉन 2 और साइलेंस 0 से r हो जाएगा t स्क्वायर के पावर माइनस dt। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस n प्लस 1 बटे के माइनस n प्लस 1। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन की 2 और साइलेंस 0 इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, t के पावर क्या होगा, -2 प्लस 1 लिमिट आपका रहेगा r से 0। बस हल करके बताइए इसको क्या होगा, ये हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन 2 और साइलेंस 0, ये t के पावर -1 बचेगा, इसका मतलब 1/t के पावर r के पावर 0। लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, t की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में होगा। ये हो जाएगा आपका क्यू एक्स अपॉन के 2 और साइलेंस 0 1 के माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में लिमिट r से 0। इसके आगे क्या होगा, देखिए इसके आगे क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए माइनस से पहले अपर लिमिट लगते हैं फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट r की वैल्यू है, r की जगह r स्क्वायर लगेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 जो बोल्ड हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन के 2 और साइलेंस 0 माइनस है
यहाँ पर रखेंगे 1/x² प्लस r² रूट में -1 इसके जगह 0 रख देंगे तो बचेगा क्या रूट में x²। ये माइनस है, माइनस का प्रभाव डाल देते हैं qx/2 0 माइनस से प्लस हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा x, ये माइनस हो जाएगा 1/x² प्लस r²। इस x का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, हो जाएगा q/2 0 x जगह मल्टीप्लाई करेंगे 1x/x² प्लस r²। यही उस डिस्क का जो टोटल फ्लक्स की बात होगी, यही डिस्क के लिए टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी q = 1 - x² प्लस r²। तो यही उसके फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब मान लेते हैं कोण की बात करते हैं। कोण के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये आपका ऐसे बनेगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इसकी रेडियस r हो जाएगी, यहाँ इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी x हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी x² प्लस r²। तो इसमें cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या है cos थीटा = क्या होगा, बेस अपन के हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, ये आपका क्या होगा x हो जाएगा, ये आपका r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या x/r² प्लस x² रूट में। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फाई कोण के लिए हो जाएगा q/2 और sin 0 1 - cos थीटा। तो ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से कोण डिस्क रिंग के लिए आप उस सर्फेस का फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यही गॉस लॉ की मदद से। गॉस लॉ की मदद से ही आसान हो जाता है थोड़ा हल। नोट कर लीजिए, इसके बाद लिए ना कोण के लिए वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है कि फाई q/2 of sin 0 1 - cos थीटा, ये भी वेरिएबल है भी। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरी स्टूडेंट। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन, 3 शीट के लिए, सिलेंडर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर में क्लास चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए, जो नहीं समझ आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर एवरी वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।